आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में फीस बढ़ोतरी और केंद्रीय छात्र संघ पर लगी रोक को ईसी के सदस्य हरीश जनार्था ने सही करार दिया है। डे एंड नाइट न्यूज से बातचीत करते हुए हरीश जनार्था ने कहा कि विश्वविद्यालय में पैदा हुआ तनाव का जिम्मेदार मीडिया है। बकौल हरीश जनार्था, छात्र संगठन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही जनार्था ने एचपीयू की तुलना पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ करते हुए कहा कि शिक्षा के सुधार के लिए फीसों को बढ़ाना सही फैसला है। हिमाचल प्रदेश में फीस बढ़ोतरी और केंद्रीय छात्र संघ चुनाव अब सिर्फ मुद्दा नहीं बल्कि अब बवाल बनता जा रहा है। इस पर सरकार किस तरह का एक्शन ले रही है, छात्रों की मांग पूरी होगी या नहीं होगी, हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले पर बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ईसी के सदस्य हरीश जनार्था। हरीश जी, जो फीस बढ़ोतरी है वो लगातार जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं। पहले हालांकि उग्र आंदोलन हुआ, उसके बाद धारा 144 लागू करनी पड़ी जिला प्रशासन को। ईसी की बैठक भी होनी थी 25 तारीख को, लेकिन वो भी कैंसिल कर दी गई। तो अब जो है इस बाबत किस तरह जो है सरकार इस मामले को देख रही है, छात्रों की इस मांग को? सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ कि ये जो डिसीजन है ये ईसी का डिसीजन है और विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो ये डिसीजन लेती है। जिस तरीके से ये बात मीडिया में और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही है कि सरकार का डिसीजन, इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। ये ईसी का डिसीजन है। ईसी अपनी एक बॉडी है, स्टीम्ड बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, और इसमें आपका सोच समझ के जो डिसीजन लिए गए हैं वो यूनिवर्सिटी ने लिया। इसमें जो अब जब इशू ये सरकार के सामने आया है कि फीस बढ़ोतरी हुई है और इलेक्शन अपना ईसी ने यूनिवर्सिटी ने रोक दिया है, तो अब इसमें एक बॉडी बनी है रिटायर्ड जस्टिस की, और उसमें हमारे बहुत सीनियर एक आईएएस ऑफिसर है और एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट है। तो अब ये तीनों इसमें अब 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देंगे कि किस तरीके से जो ये डिसीजन हुआ है ये ठीक हुआ है या इसमें कोई मॉडिफिकेशन होने की ज़रूरत है। पर मेरे को ये पूरा विश्वास है कि ये सोच समझ के लिए डिसीजन है, और इसमें अब पॉलिटिक्स करने के, ये स्टूडेंट्स की जो पॉलिटिक्स है ये अपने लेवल पे अपने लिए कर रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने क्लासेस लगाए और कर रहे हैं, मेरे ख्याल में क्लासेस शुरू हो गई है, क्लासेस लग रही है। और डिफरेंट एरियाज़ में आप डिफरेंट कॉलेजेस में आप देखोगे कि जहाँ पे आपका मीडिया नहीं है या प्रेस नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी फुल उस पर क्लासेज चली है। अनफॉर्चुनेटली शिमला और इसके इर्द गिर्द के एरिया में ये टाउन कैपिटल होने के नाते और प्रेस की कंसंट्रेशन होने के नाते यहाँ पे प्रेस की कंसंट्रेशन काफ़ी होती है। तो उसके में लाइमलाइट में रहने के लिए मैक्सिमम आपको ये एजिटेशंस दिखती है। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब छात्र जो है वो राजनीति कर रहे हैं और मीडिया का जो है उसमें वो फायदा उठाने की कोशिश कर, लेकिन जो वाइस चांसलर हैं विश्वविद्यालय के, उन्होंने एक साफ कर दिया है, अभी उनका बयान एक और आया है, हमारी भी उनसे बात हुई कि जो फैसला जो वो हाई पावर कमेटी जो लेगी वो भी अगर तर्क संगत होगा, यानी जो फीस बढ़ोतरी जो की गई है विश्वविद्यालय की ईसी द्वारा, अगर वो लगता है जायज़ होगी वो तभी वापस दिया जाएगा। अगर क्योंकि 77-78 से जो है फीस बढ़ोतरी नहीं की गई है, ज़रूरी नहीं है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है इस फैसले पर गौर करे या फिर इसे वापस ले, या फिर जो कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अपना फैसला सुनाए। वीसी साहब ने जो कहा है उन्होंने मेरे ख्याल में सोच समझ के बात कही है और उनका ये अपने विचार है, और हम भी उनके साथ सहयोग देने को तैयार है। बात सबसे बड़ी ये है कि अगर जो अभी आपके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है ना, जिस तरीके का ये डिसीजन देते हैं, उनको भी एक्चुअली फैक्ट्स और फिगर्स मुंह के सामने आएंगे। आई थिंक उनको भी ये फील होगा कि व्हाट ऑल वी हैव डन किस तरीके से किया है और उसके पीछे रीजंस क्या है। वो हर चीज़ को देखेंगे, जब वो अपना डिसीजन देंगे वो मान्य होगा।
उसमें तो अब अंडरस्टूड है कि फिर भी हम एचपी यूनिवर्सिटी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबसे कम है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर लो, पंजाब यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर लो, आप इसको उत्तरांचल में देहरादून की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कंपेयर कर लो, वो फिर भी कम है। और ये ज़रूरी हो गया था। अगर ये चीज़ आज से 76-77 से पहले से शुरू की गई थी और इसको ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू किया था और कोई स्टैंड लेता है और इसको करना, तो आज की तारीख में भी जो फीस स्ट्रक्चर था इससे मेरे ख्याल में दुगना ही होना था जो अब दिया हमने फीस स्ट्रक्चर। लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि जो फीस स्ट्रक्चर एकदम से इतना बढ़ाया गया, यानी जो 100% से भी ऊपर फीस स्ट्रक्चर किया गया, क्या उसकी जरूरत धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता था? इस फीस को भी नाराजगी खासतौर पर छात्रों में इस चीज को लेकर के भी है। नहीं, पहले जो डिसीजन लिए हैं, अनफॉर्चुनेटली जब उस टाइम वीसीज थे या जो आपके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ थे, उन्होंने भी पहले बहुत बारी डिसीजन लिए और इसी तरीके का ये आंदोलन होना शुरू होता था और वो विड्रॉ हो गया था और वो उससे बहुत हार्म हुआ है एजुकेशन इसके। आज की तारीख में हम भी चाहते हैं कि हम अच्छी फैसिलिटीज़ दें यूनिवर्सिटी में, हम जो हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है उसको पूरे करें और हम लोगों की तनख्वाह टाइम पे दे पाएँ और हर चीज़ हम मतलब इससे एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ करें ताकि जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो कंपैरेटिवली विद दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड व्हाट कॉल पंजाब यूनिवर्सिटी और हमारे उत्तरांचल की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ हम कम्पीट करें। तो ये थे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ईसी के सदस्य हरीश जनार्था, जिन्होंने कहा है कि जो छात्र संगठन है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के आंदोलन का रास्ता जो है अख्तियार कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो पड़ोसी राज्य हैं उसकी तुलना में यहाँ पर फीस जो है वो काफी ज्यादा कम है और शिक्षा में और ज्यादा गुणवत्ता लाने और विश्वविद्यालय की स्थिति बेहतर बनाने के लिए इस तरह का फीस बढ़ोतरी का फैसला विश्वविद्यालय की ईसी द्वारा लिया गया है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। भाजपा के विधायक राजीव बिंदल के अनशन करने के बाद भाजपा के एक और विधायक अनशन पर बैठे हैं। अर्की से विधायक गोविंद राम शर्मा प्रदेश सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके इलाके को सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। हिमाचल सरकार पर अर्की की अनदेखी का आरोप लगाकर सोलन जिला भाजपा अध्यक्ष और अर्की के विधायक गोविंद राम शर्मा 36 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सोमवार रात 10 बजे से विधायक ने अर्की स्थित एसडीएम कार्यालय के बरामदे में डेरा डाल दिया है। हमारी मजबूरी है कि आज हमारे को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा, क्योंकि प्रदेश सरकार को बार बार अनुरोध करने पर, बार बार उनसे मिलने पर, डेप्यूटेशन इत्यादि मिलने के बाद 23 अगस्त को हमने एक मेमोरेंडम एसडीएम के माध्यम से सरकार को दिया था, लेकिन 23 अगस्त से लेकर आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं की गई। आज अर्की क्षेत्र में कोई विकास कार्य सारे ठप पड़े हैं और पूर्व सरकार के समय में जो धूमल जी की सरकार में काम शुरू किए थे उन कार्य को भी आज बंद किया गया है, अभी तक उनको शुरू नहीं किया गया। बुधवार सुबह 10 बजे तक चलने वाली इस भूख हड़ताल को जायज ठहराते हुए गोविंद राम का आरोप है कि 23 अगस्त को भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री को इलाके में अधूरे पड़े कामों को लेकर एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर 1 महीने के समय बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोविंद राम शर्मा का आरोप है कि प्रदेश सरकार बदला बदली की भावना से काम कर रही है। गोविंद राम शर्मा का कहना है कि दाड़ला घाट में भवन और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चंडी का शिलान्यास पूर्व भाजपा सरकार के समय हुआ था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। बकौल गोविंद राम शर्मा, भाजपा की अर्की मंडल की ओर से 1.5 दर्जन समस्याओं और मांगों की सूची मुख्यमंत्री को भेजकर 15 सितंबर तक आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई थी। कार्रवाई न होने के कारण विधायक गोविंद राम शर्मा ने 36 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सोलन से मनु शर्मा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। रामपुर में अंडर 19 वर्ग की छात्राओं की खेल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता समापन पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिरकत की। छात्राओं की 57वीं राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 12 जिलों से 2 स्पोर्ट्स हॉस्टलों से 550 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने खेलों के समापन के मौके पर रामपुर में स्पोर्ट्स हॉस्टल खोलने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि रामपुर हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। पहाड़ों के अंदर शिक्षा का दीप जलने का रामपुर ने काम किया है, जिसके लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स हॉस्टल की जरूरत है।
इस मौके पर उन्होंने रामपुर के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन के पीछे छात्रावास बनाने और उसी परिसर में प्राथमिक पाठशाला भवन बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार शिक्षा के प्रति वचनबद्ध है। नतीजतन सरकार ने 1 वर्ष के भीतर 15 नए कॉलेज खोले हैं। इसके अंदर 15 और कॉलेज जो है वो खोले गए हैं और वो कॉलेज जो है वो शहरों में नहीं खोले गए, बड़े बड़े नगरों में नहीं खोले गए, वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खोले गए हैं ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, खासकर लड़कियां, जो है वो शिक्षा का लाभ उठा सके और शिक्षित होकर वो समाज को सुदृढ़ बनाए, अपने परिवार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। ये हमारा लक्ष्य है। सीएम वीरभद्र सिंह ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान रोहड़ू के सेवा कॉलेज पहुंचकर 7 लाख की लागत से बने ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। इस ऑडिटोरियम में करीब 1000 कुर्सियां लगी हुई हैं और ये पूरा ऑडिटोरियम साउंड प्रूफ है। इस मौके पर सीएम वीरभद्र सिंह ने वादा किया कि रोहड़ू के डोडरा क्वार तक की सड़क को पर्यटन को देखते हुए चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संदासू से हाटाकोटी तक पब्बर नदी को चैनलाइजेशन किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने छापेगा कब? वर्ल्ड बैंक ने टाइम होता है छापने का। और एक कंपनी है CNC पहले ज़्यादा दो टेंडर एक था केव से दोनों टेंडर जो है उन्होंने जीते, तो वो जिस तरीके से काम करना चाहिए नहीं कर पाते। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमीरपुर में कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश सिंह ठाकुर ने की। बैठक में विशेष रूप से केसीसी बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी मौजूद रहे। हमीरपुर में आयोजित बैठक में जिला कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर बैठक में आने वाले दिनों में रूपरेखा भी तैयार की गई और अगले साल होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को आज से ही तैयार रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने के लिए भी टिप्स दिए गए। आज की जिला कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी एक मासिक बैठक थी और इसमें मुख्य रूप से जो हमारा एजेंडा था कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए और आने वाले जो पंचायती राज के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस किस तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और उसके लिए नई रणनीति कैसे बनाई जाए। भी मासिक बैठक होती है। ये मासिक बैठक का मुख्य जो बैठक बुलाने का जो रूपरेखा होती है उसमें हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो बूथ स्तर पर हैं, पंचायत स्तर पर हैं, उन लोगों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको पार्टी संगठन के अंदर रखना और वो पार्टी संगठन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजी जाती हैं और वहाँ से वो सरकार को भेजी जाती है जो मुख्य रूप से लोगों की समस्याएं हैं और पदाधिकारी उनमें भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज में जिला परिषद सदस्यों के 13वें वित्त आयोग में किए जाने वाले कार्यों को कम करने पर जिला परिषद के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर के गांधी चौक पर जिला परिषद के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अनुदान राशियों में 20% की कटौती किए जाने पर पंचायती राज मंत्री को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया। जिला परिषद अध्यक्ष सरला शर्मा ने कहा कि जिला परिषद सदस्यों और बीडीसी सदस्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और प्रदेश सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग में शक्तियों को कम करने पर सदस्यों में गहरा रोष है। ये जो हिमाचल सरकार ने पंचायती राज की जो हमारी 13वें वित्त आयोग की गाइडलाइन थी उस पे जो हमारे जो स्कीमें काटी गई हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने और पंचायती राज मंत्री ने जो है बीडीसी और जिला परिषद के 20% जो कन्वर्जेंस में हमारा पैसा काटा गया है और भी जो हम 25 कामों के लिए जो पैसा दे सकते थे आज हिमाचल सरकार ने हमारा सारा ये बंद किए हुए हैं और आज हमने ये निर्धारित किया कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम विधानसभा जाकर उनका वहाँ भी घेराव करेंगे।
जम्मू कश्मीर में आई त्रासदी के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत करने पहुंची केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने इसकी जानकारी दी। शिमला में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों को राहत प्रदान करने के लिए कई नई योजनाएं भी शुरू की हैं। वहीं इससे पहले नजमा हेपतुल्ला ने शिमला के पोर्टमोर स्कूल में न्यूनतम पेंशन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपए कर दिया गया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के प्रति कृत संकल्प है और सरकार सभी वर्गों को एक समान राहत देने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले प्रोविडेंट फंड और पेंशन और बीमा की 6500 रुपए की न्यूनतम राशि को 15,000 रुपए करने की भी घोषणा की। हेपतुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 4 करोड़ उपभोक्ता शामिल किए जा चुके हैं। लोग खुम्ब को स्वरोजगार के रूप में अपनाएं। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से खुम्ब अनुसंधान निदेशालय द्वारा किसानों और बागवानों के लिए 7 दिवसीय रोजगार मुखी मशरूम उत्पादन पर आधारित प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। समापन समारोह में संस्थान के निदेशक डॉक्टर मंजीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस प्रशिक्षण शिविर में देश भर के राज्यों से करीब 75 किसानों और बागवानों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों को मशरूम उत्पादन के गुर सिखाए गए ताकि प्रशिक्षण के उपरांत किसान और बागवान अपना स्वरोजगार आरंभ कर सकें। इस साल की यही पहली कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के करीब 75 किसान और बागवानों को प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ पर 7 दिन का प्रशिक्षण लेने के बाद हमें मशरूम के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हुई है। अब हम जाके पहले हम सिर्फ ऑयस्टर करने का सोच रहे थे, अब हमने सोचा है कि और मशरूम्स के बारे में पता करके जैसे बटन और शिटाके वगैरह लगाने का भी सोचा है। और मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ पहले अपने घर से, एक रूम में स्टार्ट करना चाहती हूँ, कुछ मशरूम लगा के उनका एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, उसके बाद एक बड़े स्केल पे खोलना चाहूँगी। I had come here for training for mushroom and it was a 7 days course and I got a lot of knowledge from this course and I would like to try it on a small scale in Goa। आम खुम्बों की खेती होती है जैसे बटन, ऑयस्टर, पेडिस्ट्रा, मिल्की। इसके अलावा हमने उनको अन्य खुम्बों की जानकारी दी और जो नए शोध इस संस्थान में हो रहे हैं जैसे उन्नत किस्मों का चुनाव करना और कैसे कैसे नई किस्में यहाँ पर बन रही हैं, कौन से नई ऐसी मशरूम की प्रजातियाँ हैं जिनकी खेती हम संभव कर पाए हैं, उनकी भी जानकारी दी। और जो कोशिश की कि जो भी साथी यहाँ पर आए हैं वो खुम्ब के अलग अलग जो हिस्से हैं उनके ऊपर काम करने का कोशिश करें। खुम्ब एक नई फसल है और इसकी जानकारी आम जनता तक पहुँचे। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।